Okay, Bacha Buddy will start with a new chapter, which is something that is common between state board 9th standard and 10th standard आपका CBSE का। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में देखिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप का एनर्जी है जिसमें हम अलग अलग गैजेट्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट गैजेट्स दैट वी ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका करंट। ठीक है, सो आपका जितना भी काम चलता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब स्टोर्ड चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो स्टोर्ड चार्जेस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये अपना इसको थर्ड वाला से ना, थर्ड वाला, हाँ, थैंक यू। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके स्टोर्ड चार्जेस होते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस दैट देयर आर स्टोर्ड चार्जेस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका भाई साहब एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपके गैजेट्स जो है वो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अगर समझ लो मैंने एक बैग भर के चार्जेस स्टोर कर दिए इसमें। ठीक है, बैग भर के इसमें चार्जेस हैं, ये कहीं फ्लो नहीं हो रहे हैं लेकिन सिर्फ चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स, जैसे आप तो स्वेटर वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्वेटर खोलेंगे कभी तो एक थोड़ा सा झटका सा लगता है। ठीक है, जो ऐसे घुमावदार चेयर होते हैं, अगर उन चेयर्स में आप अगर देखोगे कॉटन ऐसा वुल से बना होगा तो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। एक और एग्जांपल जो आप खेलते हैं, बेसिकली आपने अगर स्केल को, किसी प्लास्टिक के स्केल को या किसी ग्लास के स्केल को अगर आपने सिल्क क्लॉथ से रब किया या अपने सर पे भी ऐसे रब किया, ठीक है, और छोटे छोटे ऐसे पेपर के टुकड़े, ठीक है, आप देखेंगे इन पे चिपक जाएंगे। ठीक है, ये चिपकेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे अगर आप टीवी पे, आपके घर पे टीवी चल रहा है और उसके सामने अपने हाथ को ऐसे कीजिए एकदम, ठीक है, आपके रंगोटे उस जगह पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चिड़चिड़ करेगा थोड़ा सा, रंगोटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? चार्जेस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। ये झटका नहीं देंगे आपको, लेकिन यहाँ पे चार्जेस है, क्योंकि टीवी का स्क्रीन जो होता है उसमें कैथोड रे के पार्टिकल्स रेगुलरली हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें आपके चार्जेस आ जाते हैं। यू गेट चार्जेस आउट देयर, बट दीज आर नॉट वेरी मैसिव अमाउंट ऑफ चार्जेस कि आपको शॉक लग जाए। मैसिव अमाउंट ऑफ चार्ज का एग्जांपल है आपका जो बिजली कड़कती है। ठीक है, जब आपके क्लाउड्स में बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तब बहुत मैसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। वो जो बिजली गिरती है, अगर किसी के ऊपर गिरा तो वो धस हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अगर मतलब किसी पेड़, किसी बिल्डिंग के ऊपर भी गिरा तो भी वो पूरा जल जाएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली मैसिव। ठीक है, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं। जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा विशेष कोई काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो मूव कर रहा हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो उसको अपन बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आर वी क्लियर? ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज मूविंग और रादर चार्जेस आर मूविंग, देन वी कॉल इट करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, सो वी विल नाउ स्टार्ट विद स्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट मींस व्हाट? करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो करंट बेसिकली होता क्या है? देखो, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड व्हाट? वाटर करंट। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे वाटर फ्लो हो रहा है, समुद्र का पानी हो, रिवर का पानी हो, ठीक है, ओशंस का पानी हो, सीज का पानी हो, अगर वो एक जगह पे ठहरा नहीं हुआ है, कोई लेक या पॉन्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो फ्लोइंग वाटर है उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड विंड करंट। एक जगह से दूसरी जगह जब आपका विंड फ्लो हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विंड करंट। ठीक है, फ्लोइंग, बेसिकली फ्लोइंग नेचर को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा भाई साहब? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिए। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके, तो आपका देखो ये एटम होता है, एटम के अंदर होते हैं भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये थोड़ा सा आप पढ़ चुके हो, और उसके आजू बाजू घूमते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रैवल। क्या सब में ट्रैवल करते हैं? नहीं। ठीक है, जहां पे ये फ्री हो वहां पे ट्रैवल करते हैं। फ्री मतलब यहाँ पे पैसों का मामला नहीं है, फ्री मतलब है आपका मूवमेंट के लिए फ्री हो। ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है ये, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि होता क्या है। देखो, आपके मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, आपको मालूम है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आप जवाब क्या देते हैं? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स में देखोगे उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री क्यों नहीं है?
ये क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं आपको सोडियम, ठीक है, सोडियम में भाई साहब 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे बोलो, 2, दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे 8 और तीसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे 1, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, सोडियम के ही, आपने तो पीरियड ग्रुप आपका तो है ही नहीं भाई साहब, लाइफ चिल है भाई साहब आपका, था पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उन लोगों को है भाई साहब आपके 10th वालों को, ठीक है। ओके, क्लोरीन का भाई साहब क्या है, देखो क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। तो अगर मैं देखूं सोडियम का 2, 8 और 1 है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा बोलो, 2, 8 और 7। कायदे से तो देखो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा हुए, क्लोरीन के पास, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम को मेटल माना जा रहा है और क्लोरीन को नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं? तो आप फटाफट से जवाब देते हैं मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका जवाब, और आपका जवाब सही है, लेकिन कैसे, ठीक है, ये कैसे हो रहा है कि आप यहां पे बोल रहे हैं कि फ्री, तो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। व्हाट इज इट दैट इज गेटिंग, तो इसका मतलब कुछ और मैकेनिक्स है, समझ में आ रहा है भाई। नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है, आप बोल रहे हो मेटल्स वाले फ्री है, नॉन मेटल्स वाले नहीं, फ्री नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आपके जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी अगर कभी हुई कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, तो कंडक्शन बैंड होता है और एक होता है भाई साहब आपका वैलेंसी बैंड। ये वैलेंसी बैंड में होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड, दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है, समझ में आ रहा है। तो वैलेंसी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सब कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सब भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में भाई साहब ये लेट्स से आपका कंडक्शन बैंड है और ये है आपका वैलेंसी बैंड। नॉन मेटल्स में ये है आपका कंडक्शन बैंड, लेकिन वैलेंसी बैंड भाई साहब बहुत नीचे है, ठीक है। यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी तब जाकर ये यहां पे आएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले ओवरलैपिंग है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के साथ, जिसके वजह से वैलेंसी बैंड में या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपके आराम से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत दूरत्व है, ठीक है, और यहां का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना है तो काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत बड़ा होता है नॉन मेटल्स के लिए, समझ में आ रहा है भाई साहब। जितना ये बैंड, ये जो एनर्जी गैप है वो उतना जितना कम होगा उतना ज्यादा कंडक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑल्दो दिस वुड नॉट बी योर चोजन आंसर, आप ये सब भाई साहब नहीं बोलने जाएंगे कि भाई साहब कंडक्शन बैंड होता है। ऑल यू हैव टू से इज दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने में आप समाप्त कर देंगे। लेकिन दिस इज व्हाट वी मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। और अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है, ये समझ लो कोई कंडक्टर है, बहुत मोटा सा कंडक्टर हो सकता है, बहुत पतला सा भी कंडक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट एरिया पे भाई साहब, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या हो रहे हैं, भाई साहब मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने वोल्टेज डाला तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है, मतलब ये आपका यूनिट टाइम, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को अपन क्या बोल सकते हैं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम। इस चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई साहब, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड टी टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और करंट जो है वो मेजर होता है एम्पियर्स में, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। तो करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर्स इज इक्वल टू क्यू, दैट इज चार्ज विच इज मेजर्ड इन कूलम्स
and upon time which is measured in seconds. So current is rate of flow of charge. ठीक है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और यहां पे चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. क्या ये समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट? समझ में आता हूं? कंडक्टर भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली कंडक्टर. ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन टाइम. चार्ज जो फ्लो होता है उसको अपन मेजर करते हैं कूलम्स में, और टाइम को अपन मेजर करते हैं भाई साहब सेकेंड्स में. ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को अपन मेजर करते हैं एम्पियर्स में. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. अभी कभी भी देखोगे आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 कूलम ऑफ चार्ज, ऐसा नहीं. यू हैव टू राइट 2 कूलम्स ऑफ चार्ज. ठीक है, या आप 1 एम्पियर करंट, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि आपका जब भी किसी साइंस में आप जब भी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट पे होता है, यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स. ठीक है, जैसे अगर मैं फोर्स बोलूं 4 न्यूटन, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे 4 न्यूटन. whenever it is the name of a scientist as a unit name, you will have to write it in capital letters. ठीक है, आपको भाई साहब इसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपका 1 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया आपका 2 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, सो टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज इज बेसिकली कूलम्स, और ये हो गया आपका सेकेंड्स में. ठीक है, कूलम्स, और ये हो गया आपका सेकेंड्स में. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम. व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो. चार्ज फ्लो कैसे होता है भाई साहब? हाउ डज द चार्ज फ्लो? ठीक है, तो ये आपका टैंक ए हो गया. ठीक है, दिस इज बेसिकली टैंक ए. ये आपका टैंक बी है. तो आपका यहां पे देखो, अच्छा कभी भी समझो, थोड़ा सा हटिए. ओके, अगर मैंने इस पेन को यहां पे रखा, ये रोल डाउन हो रहा है. अगर इस पेन को यहां पे रखूं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है. टिल्टेड है, तो टिल्टेड से क्या होगा? क्यों, यहां क्यों नहीं लगेगा? Why is this pen rolling down on an inclined plane, whereas on a flat plane it stays wherever it is? What is the reason?
नहीं नहीं नहीं, राउंड की वजह से नहीं। अगर कोई ऐसे ही बॉडी डाल दूं मैं, ठीक है, वो नहीं चिपकेगा भाई साहब, वो भी गिरने, ये भी जाएगा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, राउंड बॉडी की वजह से नहीं है। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? यहां पे आपका देखो, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे एक इंक्लाइंड बॉडी है, इसको आपने इधर रखा, फिसल जाएगा, ठीक है। अगर भाई साहब फ्लैट बॉडी है तो ये नहीं जा रहा है, फ्लैट सरफेस पे ये नहीं जा रहा है, इंक्लाइन पे ये जा रहा है। क्यों? तो द रीजन इज कि यहां पे देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है एम जी एच, वेयर एच इज द हाइट, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस हियर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर देयर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के वजह के डिफरेंस की वजह से ये भाई साहब रोल डाउन होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी दिस विल रोल डाउन, ठीक है। यहां पे भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो एमजीएच है भाई, इसका हाइट सेम, इसका हाइट सेम, तो दोनों पे भाई साहब आपका सेम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। मतलब अगर मैं बॉडी को यहां पे रखूं तो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच रहेगा, अगर बॉडी को यहां पे रखूं तो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच ही रहेगा। सो देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ये भाई साहब आगे नहीं जाएगा। यहां पे ये आगे जाने का क्यों है? क्योंकि द बॉडी विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बॉडी की टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉडी की टेंडेंसी होगी, ठीक है। ये किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये वाला जो होगा, दिस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से देखो, जैसे यहां पे है, आपने अगर दोनों टैंक्स को सेम लेवल पे रखा होता और यहां पे पाइप को कनेक्ट किया होता और दोनों में वाटर भी सेम लेवल पे होता, तो क्या वाटर फ्लो होता? नहीं होता, ठीक है। आपने एक टैंक को हाइट पे रख दिया, क्या अभी वाटर फ्लो होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। सो नाउ द वाटर विल फ्लो, ठीक है। हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे रखा, तो हायर टेम्परेचर पे रखा है और एक को लोअर टेम्परेचर पे रखा है, तो क्या होगा भाई साहब? ठीक है, ए और बी। सो व्हाट विल हैपन? 40 डिग्री, दोनों भी 40 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल लूज हीट, दिस विल गेन हीट। तो आपका भाई साहब इसी तरीके से आपके सेल में भी आपका, हम बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसीलिए सर्किट से होता हुआ इधर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर अ बॉडी टू मूव फ्रॉम अ हायर हाइट टू अ लोअर हाइट, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी? सो व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रादर चार्जेस टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? ये आपका हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। अगर इन दोनों को आपने किसी तार के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये मूव करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपने बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब जल उठेगा भाई साहब, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट लगा दिया तो भाई साहब वो काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। So the charges are basically moving. Why? Because they are showing a tendency to move from higher potential to lower potential. ठीक है? तो ये आपका सेल हो गया भाई साहब, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानेंगे। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट। अरे भाई साहब जल्दी लिखना है, क्या कर रहे हैं? 9 में कौन एब्सेंट रहे? कोई नहीं, मुनज्जा, ओके। डन डन डन। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज एट अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसीलिए भाई साहब जैसे ही आप इनको कनेक्ट कर देते हैं तो बल्ब टॉर्च जो भी आपने लगा के रखेगा वो ग्लो होगा, क्योंकि अभी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। दे विल फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल।
तो व्हाट इज द रीजन फॉर चार्जेस टू फ्लो? द रीजन फॉर चार्जेस टू फ्लो इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल में जब तक डिफरेंस होगा, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रीजन फॉर चार्जेस टू फ्लो। दिस इज द रीजन फॉर चार्जेस टू फ्लो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपकी बैटरी जब खराब हो जाती है तो उसको आप टॉर्च में डालो या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डालो, घड़ी में डाल के रखो, नहीं चलेगी। क्यों? सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? आपने तो उसको तोड़ ताड़ के कुछ निकाल नहीं लिया है उसके अंदर से। पावर खत्म हो गया मतलब क्या खत्म हो गया? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब तक इन दोनों में डिफरेंस रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा। करंट रुकेगा कब? जब इन दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे। तो मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, दोनों सेम लेवल पे आ गए, बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है। बहुत दिनों तक जब आप बैटरी को यूज करते हैं तो उसके बाद जब बैटरी खराब हो जाती है तो इसका मतलब अभी बैटरी आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ विच चार्जेस आर नॉट मूविंग and because of which any electrical appliance that you are trying to connect is non operational, ठीक है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। जब बैटरी खराब हो गई है तो ये इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज दिस विल बी ऑलवेज हाइयर देन दिस। और जब तक ये हाई कंडीशन मेंटेन रहेगी तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्जेस मेंटेन रहेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग भाई साहब, बाप रे बाप। डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से भाई साहब आपका द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका सेल क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज द रीजन फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस। एनी क्वेश्चन टिल नाउ पीपल? नो क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? तो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली अ फ्री इलेक्ट्रॉन? आप दूसरों का पेपर स्कैन ना करके अपना करेंगी जरा? हाँ, यस यू। व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और आजू बाजू होते हैं भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भाई साहब घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो वैलेंसी वाले ऑर्बिट में, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है, ये भाई साहब बंधा हुआ है, ठीक है। जैसे आप, एक टाइम था जब आप क्या थे, मतलब छोटे से बच्चे थे, ठीक है, 3-4 साल के, तो काफी ज्यादा आपकी मम्मी पापा पे डिपेंडेंसी थी। खाना खाने से लेकर भाई साहब शौच की क्रिया तक सब में उनका योगदान था, है ना। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, तो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी कामों को खुद कर रहे हैं, ठीक है। Finally, there will come a point wherein you will start earning as well, which will give you what? Financial independence. तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जितना आप क्लोज हैं मम्मी पापा के, उतनी आपकी उम्र कम है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप थोड़ा सा दूरी होती जाएगी, ठीक है। Now you will be making your independent decisions. You have started earning. You will start thinking about making your own life and so on and so forth. तो इससे क्या होगा भाई साहब, आप क्या उनसे थोड़ा सा दूरी बढ़ता जाएगा। अभी अगर समझ लो आप मुंबई में ही हैं और आपको कोई जॉब मिली हुई है, अच्छी खासी जॉब है भाई साहब, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है भाई साहब आपको, ठीक है। अचानक से आपके कंपनी ने आपको बोला कि आपको दिल्ली रिलोकेट करना पड़ेगा, हम आपको हाईयर सैलरी दे रहे हैं, वहां पे यही प्रोजेक्ट रहेगा, आपको दिल्ली रिलोकेट करना पड़ेगा, हम आपको वहां पे रहने पीने खाने की सब व्यवस्था कर देंगे। तो व्हाट विल यू डू? विल यू गो और विल यू नॉट गो? यू विल गो, राइट। यू हैव टू मेक, आपको किसने बता दिया कि आपको भाई साहब बड़े होकर से मुंबई में ही काम करना है? नो, एज एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर यू विल हैव टू मेक अ मूव, ठीक है। तो यू विल मूव, राइट। सो जैसा जैसा दूरी आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके एकदम दूर जाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं, दे कैन बी इजिली लॉस्ट, ठीक है। ये पट से निकल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा करके हमने देखा है मेटल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पट से निकलते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने जो आपको बताया कंडक्शन बैंड और ये आपका एक्चुअल आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा कि भाई साहब
metals में electrons are already available for conduction, and that's one reason why they will conduct electricity, because there is a huge availability of free electrons. Are we getting this people? हम समझ में आ रहा है? ठीक है? So ये आपके electrons between the nucleus and the electron there is a force of attraction called nuclear force. ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. लेकिन जैसे जैसे देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना आसान होगा. ठीक है, उनको निकालना आसान होगा. तो दैट इज व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर, ज्यादा है. ठीक है, लेट्स से 5, 6 या 7. अभी मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल दिया जहां पे वैलेंसी ऑर्बिट में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखे, आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखे. तो जनरली आपके नॉन मेटल्स में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 8 क्यों नहीं होगा? 8 क्यों नहीं होगा? तो नोबल गैस हो जाएगा, वो नोबल गैस हो जाएगा. ठीक है, इट विल बिकम अ नोबल गैस. आपके नोबल गैसेस होते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. इन सब में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. ठीक है, ओके. तो ये आपके 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड. ठीक है, इन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेस होता है भाई साहब. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड. ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? कंडक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर चार्ज कैरियर्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब. ठीक है, पहला हो जाएगा आपका कंडक्टर्स व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर चार्ज कैरियर्स. कंडक्टर्स हो गए भाई साहब. ठीक है, हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर्स कौन है? जो काफी ज्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं और जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने जाएंगे ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तड़ातड़ मूव करेंगे और जितने ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ठीक है, ओके. इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसको भी लिख लीजिए. इंसुलेटर्स विल ऑलमोस्ट हैव नो इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल. हाँ, तुम्हारे लिए श्रेया नोट करेगी. तुम उसके कॉपी में देख रही हो, उधर से दिखाई नहीं दे रहा है. हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास भाई साहब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इंसुलेटर में. सो इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सेमीकंडक्टर्स कौन होंगे? सेमीकंडक्टर्स जो आपके बेसिकली लैपटॉप्स में यूज होते हैं, पीसीज में यूज होते हैं. तो सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिनका भाई साहब मतलब थोड़ा सा आप इनको टेम्परेचर देंगे ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे. जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये आपका था कंडक्शन बैंड और ये आपका था वैलेंसी बैंड. ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड ये आपके भाई साहब कंडक्टर्स में. ठीक है, मतलब कोई भी एनर्जी गैप इनमें है ही नहीं, फटाफट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. ये वैलेंसी बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है फटाक से ये कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी धड़ाधड़ कंडक्ट होगी. इंसुलेटर्स में क्या था भाई साहब? इनके बीच में एक बहुत बड़ा क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप है. ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है. भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर वो वहां पे टपकेंगे. अभी आते हैं हम सेमीकंडक्टर्स में. सेमीकंडक्टर्स में क्या है?
यहां पे भी गैप है लेकिन कम है। ये वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब अगर आपने थोड़ी सी एनर्जी सेमीकंडक्टर्स को दे दी, ये हो गया भाई साहब आपके इंसुलेटर्स। यहां पे इम्पॉसिबल है इनका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना। यहां पे भाई साहब सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी एनर्जी इनको दे दी। जैसी एनर्जी देंगे पट्टे से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे और कंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स कौन है भाई साहब? व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन मतलब अगर आप थोड़ा सा इनको एनर्जी देंगे तो ये कंडक्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए सेमीकंडक्टर्स, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आपका जो सिम कार्ड होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, ओके। देखो जब आप बहुत देर से फोन पे बात करते हैं या बहुत देर से आप फोन, थोड़ा सा आपका टेम्परेचर देखिए उसमें गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बैटरी से करंट ड्रॉ करता है। सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर में बहुत सारे जो आपके सर्किट्स होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो आपके जितने भी कंप्यूटर्स में बहुत, क्योंकि देखो कंप्यूटर्स में जो सर्किट्स होते हैं उनको मेटल से नहीं बना सकते, उनको ये सेमीकंडक्टर से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कंप्यूटर्स वुड नीड अ बैटरी सप्लाई। ठीक है, आप देखो ये जो मेन सप्लाई से किसी भी कंप्यूटर को नहीं चला सकते, यू कैन नॉट। ठीक है, आपको अलग से उसके साथ ये डब्बा रखना पड़ेगा विच विल एक्चुअली कन्वर्ट। ये तो खैर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, एसी से डीसी करंट में आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से बैटरी ऑपरेटेड होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है। दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। A substance which does not allow charges to pass through it easily is called a, भाई सोता रहता है भाई साहब, सामने बैठ के सो रहा है। A substance which does not allow charges to pass through it easily, है देखो भाई साहब, मेटल। हाँ, A substance which does not allow, क्या हो जाएगा भाई साहब ये? This will be insulator. Insulator. Negative terminal is called higher electric potential, lower electric potential. None of these are pole, so it will be lower electric potential. Substances which do not have free electrons but can develop under specific condition are known as semiconductors. ठीक है, these are known as semiconductors. Specific condition कुछ भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकता है, किसी टाइप का एनर्जी अगर आप देंगे तो दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। The function of the cell is to create difference, to create a drop, to create potential difference, to develop free electrons. Shreya? Yes, you. जानवी? To create? क्या हो जाएगा? सिंपल भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
तो इंसुलेटर, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेमीकंडक्टर, एंड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, तो आपका भाई साहब देखो ये एक वायर है, लेट्स से अभी इसको मोटा करके दिखाया गया है, तो एक थिन वायर है, इसके अंदर ये सारे चार्जेस हैं, ये चित्रे बितरे पड़े हुए हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सब के सब एक साथ आ जाएंगे। जैसे आपने देखा है ना, जो चरवाहे होते हैं, जो गाय या बछड़ों को जो लोग चराते हैं, जैसे हाकेंगे वो लोग सब एक साथ आ जाएंगे, है ना, ठीक है, दो साइड से आएंगे और ये सब के सब एक लाइन में चलने लगेंगे। So that is what happens when you pass electricity through a conductor. The moment you pass electricity, all these electrons, which are pretty much distributed throughout the system, or rather free electrons, they will streamline themselves and follow a particular path. ठीक है, तो flow of current in a wire, ठीक है, atoms in the state of vibration, ये वैसा vibration के state में होते हैं atoms, ठीक है, और क्या हो जाएगा, free electrons in the state of random motion, तो ये free electrons हैं which are in the state of random motion, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा this is, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली, आपने जैसे इसको कनेक्ट किया तो ये कंडक्टर है, समझ लीजिए, इसमें एटम्स भी हैं और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, सब मोशन में है भाई साहब, रैंडम मोशन में है, जिगजैग मोशन में है सब, ठीक है। जैसे ही भाई साहब आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑल दीज सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रीमलाइन मोशन में चलने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से इधर मूव होंगे, ठीक है, दे विल ऑल स्टार्ट, सो इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होती है वेलोसिटी, ठीक है, विद अ सर्टेन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक चीज दो गौरतलब है, जो ध्यान देना है आपको, वो ये है कि आप अभी तक बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन एक्चुअली अगर चार्जेस देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो होते हैं आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो आपका ये एक नोटवर्दी चीज है कि भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और कन्वेंशनल करंट, दिस फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, दे विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बोल सकते हैं या प्लेट बोल सकते हैं बैटरी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट directional movements, ठीक है, have opposite directional movements. Are we clear on this one people? ठीक है, electric current and electrons have opposite directional movements. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? ठीक है, तो conventional current जिसको अपन बोलते हैं, it is always opposite in direction to the movement of electrons, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई साहब, पॉजिटिव से नेगेटिव, और आपका इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो किसी भी सर्किट में अगर आप करंट दिखाएंगे तो ये ऐसा देखो, ये वाला देखो आपका कन्वेंशनल करंट है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इंसुलेटेड स्टैंड है, अभी आप समझ लो ये आपका इंसुलेटेड मतलब जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं होते, ठीक है। ये आपका एक स्टैंड है बी, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लेट से लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये एक बॉडी है या कंडक्टर है जो हायर पोटेंशियल पे है, और ये एक बॉडी या कंडक्टर है जो लोअर पोटेंशियल पे है। दोनों को अपन ने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है, बोथ हैव बीन केप्ट ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू हैपन टू, ठीक है, आपने एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। लेकिन साथ ही साथ और क्या होगा, मतलब चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इस तरफ, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरफ। कन्वेंशनल करंट विल ऑलवेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्जेस हायर से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होंगे। एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर लेकर आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। ये होगा आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, आपका नेगेटिव चार्ज मूव करता है। देखो अगर मैं बोलूं, इस चीज को अच्छे समझ लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां से यहां मूव किया, विल इट बी इक्वल टू सेइंग दैट एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां से यहां मूव किया? इट्स वन एंड द सेम थिंग। समझ में आ रहा है? एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी में क्या मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों कर रहे हो? यहां पे आपके डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन का यहां से एक इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां मूव करना इज इक्वल टू एक प्रोटॉन का यहां से यहां मूव करना। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? इस डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रोटॉन को ही तो मूव कर रहे हो, ठीक है। सो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The electric potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. Amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point is known as the electric potential difference. नाइन्थ वालों ने लिख के लाया कि सिलेबस की नहीं? जाने से पहले लेकर जाइएगा, ठीक है। हो गया? जल्दी 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 फटाफट। और इसको मेजर किस में करते हैं? वोल्ट्स में, ठीक है। दिस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मतलब आपका देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है 1 जूल, और ये हो गया आपका 1 कूलम। तो आप 1 वोल्ट को लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। वोल्ट्स और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाउ डू वी मेजर दिस? तो आपका पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल को मेजर करते हैं हम वोल्ट्स में। पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, ठीक है। कैपिटल वी होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन जूल अपॉन कूलम, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point, ठीक है। अभी how does lightning occur? lightning किस लिए occur होता है? क्योंकि this is basically an example of static charges. यहाँ पे आपका moving charges नहीं है, ठीक है। so how does lightning occur? so let's say ये आपके 2 clouds हैं और इन 2 clouds में friction produce होता है, तो static charges develop हो जाते हैं। तो ये आपका भाई साहब let's say बहुत ज्यादा amount में positive charge, और हर चार्ज की टेंडेंसी होती है कैसी? अर्थ में चले जाए, ठीक है। देखो आपके जैसे यहाँ पे हर बड़े यूनिट के लिए आप अगर देखोगे, आपका जो सॉकेट होता है वो ऐसा होता है ना, तो एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है। ये वाला किसके लिए होता है? ये वाला होता है आपके अर्थिंग के लिए, ठीक है। जैसे एसी का सर्किट हो गया, या भाई साहब पीसी का, ठीक है। जो भी हाई आउटपुट्स होते हैं उसको आपको 3 प्लग पॉइंट्स होते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक हाई है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हाई हैं, इसीलिए ये अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है। ये वाला वायर जो आपके बिल्डिंग के अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है। मिक्सी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, गीजर हो गया, एसी यूनिट हो गया, ये सब हाई वोल्टेज वाले इनपुट्स हैं, ठीक है। इनके लिए आपको अर्थिंग की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इनके जो सॉकेट्स होंगे वो भी वैसे ही होंगे, और इनका जो ऐसा प्लग पॉइंट होगा ये भी आपका 3 प्लग पॉइंट होगा। बाकी आप टीवी वगैरह देख लोगे तो उसका भाई साहब 2 प्लग पॉइंट से भी काम चल जाता है, ठीक है। फ्रिज, एसी और ये सारी चीजों के लिए आपको ये चाहिए। ओके, नाउ व्हाट डज दिस डू? यहाँ पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं
कि कभी कभी भाई साहब शॉर्ट सर्किट होने के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हो सकता है ये जल जावे, और अगर ये जल जाता है तो आपका अप्लायंस भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अर्थिंग करके रखते हैं सेफली। ये अर्थिंग मतलब जितना भी एक्सेस चार्ज है वो यहाँ पे चला जाएगा। अभी ये अर्थिंग मतलब होती क्या है, हर चार्ज का ये टेंडेंसी होता है कि वो अर्थ में चला जाए, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिशियंस को अगर आप देखोगे, उनको बोला जाता है कि वैसा मोटा वाला जूता पहने, ठीक है। ये मोटा वाला जूता पहनते हैं वो। क्यों ऐसा मोटा वाला जूता पहनते हैं? क्योंकि अगर किसी लाइव वायर को उन्होंने छू लिया तो उनके बॉडी से चार्ज नीचे जाएगा अर्थ में, और ये हर चार्ज की टेंडेंसी है कि नीचे जाए अर्थ में, ठीक है। जैसी लाइव वायर को छू लिया, लेकिन अगर यहां पे उनका जूता इंसुलेटर है तो ट्रैफिक जा नहीं पाएगी, इसलिए उनको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। ये जितने भी आप देखोगे ऐसे तार रहते हैं और उसके ऊपर कबूतर लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता उनको। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो करंट है ये इनके बॉडी से होकर जाएगा ही नहीं। क्यों जाए, ठीक है, अर्थ में तो नहीं जा रहा है। लेकिन समझ लो ये पोल है, कोई पोल, ठीक है, और यहां पे कोई कबूतर बैठ गया भाई साहब, तो यहां से पट्टे से नीचे जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बॉडी से अभी करंट कहां पे जाएगा, अर्थ में जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो तारों पे काम कर रहा है और वो भाई साहब ऐसे लटक रहा है, उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान किसी सीढ़ी के ऊपर है तो लग जाएगा करंट, ठीक है, क्योंकि अभी अर्थ में जाएगा, उसके बॉडी के सहारे और इस सीढ़ी के सहारे ये करंट अर्थ में जाएगा। इट विल ऑलवेज शो अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अगर वो इंसान भाई साहब इस तरह से अर्थ से कनेक्टेड है तो वो जाएगा। अगर ऐसी खाली पुली लटक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। द करंट विल नॉट चेंज इट्स रूट, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर द, तो यहां पे देखो अभी बादलों में क्या हो गया, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया। अभी ये बादल क्या करेंगे भाई साहब, ये जो चार्ज है ये अर्थ में आने की कोशिश करेगी, और अर्थ में जब आने की कोशिश करेगी तो बहुत जोर से ब्लास्ट होगा, देखो, क्योंकि आपका ये जो एयर है इसको ये पेनिट्रेट करके यहां पे आने की कोशिश करेगी, इसीलिए इसका जो है एनर्जी एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इट्स लाइक एक बलून को आप फुलारे फट से फट जाता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाती है एनर्जी को स्टोर करके रखना, ये एक होगा। और दूसरा, कोई भी चीज जो लोहे की हो या मेटल की हो उस पर वो पहले स्ट्राइक करेगा और टप से नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो किसी बॉडी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जब ऐसे बिजली कड़क रही हो तो रास्ते में ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। यू शुड बी इनसाइड योर हाउस। आप देखोगे बिल्डिंग्स में, आप ऊपर जाओगे तो आपको ऐसा त्रिशूल दिखाई देगा, ठीक है। ये त्रिशूल बेसिकली क्या होता है, ये आपके अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है। अगर आपके ये थंडर एंड लाइटनिंग हुई तो आपके चार्जेस बिल्डिंग के ऊपर नहीं आएंगे, इसके ऊपर आएंगे और इससे होते हुए अर्थ में चले जाएंगे। सो योर बिल्डिंग विल बी सेफ, ठीक है। दे आर डन फॉर अ पर्पस, ठीक है। ये जो त्रिशूल का होता है, त्रिशूल ऐसा क्योंकि लोहे का बना होता है तो वो अट्रैक्ट करेगा और वो चार्जेस को अट्रैक्ट करके सीधा ग्राउंड में डाल देगा। सो योर बिल्डिंग विल बी फ्री ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है। किसी पेड़ के ऊपर गिर गया, किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, किसी रास्ते के ऊपर गिर गया, किसी इंसान के ऊपर गिर गया, सब झुलस जाएगा भाई साहब, इतना ज्यादा चार्ज है वो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली स्टैटिक चार्जेस। क्लाउड्स आर एट हायर पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली क्लाउड आपका हायर पोटेंशियल पे हो गया और अर्थ क्या हो गया, एट लोअर पोटेंशियल। तो ये टेंडेंसी दिखाएगी क्या, फ्लो होने की। द इलेक्ट्रिक चार्जेस विल ऑलवेज शो अ टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। और इस फ्लो की टेंडेंसी में भाई साहब वो क्या करेंगे, जो भी बीच में आएगा उसको माध्यम बनाएंगे नीचे जाने के लिए, ठीक है। जो कुछ भी बीच में आएगा उसको माध्यम बनाएंगे नीचे जाने के लिए, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी, पेड़ हो, कुछ भी, ठीक है। सो एयर हो तो भी, ठीक है। सो क्लाउड्स आर एट हायर पोटेंशियल, अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। तो ये क्लाउड्स भाई साहब चार्जेस ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये आपके चार्जेस क्या होंगे भाई साहब, ट्रैवल करेंगे हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। The electrons flow from negative terminal to positive terminal of the cell, but the dash of current is from positive terminal to negative terminal of the cell. तो ये करंट, कन्वेंशनल करंट आपका जो होगा, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, आपका जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट बोल सकते हैं या कन्वेंशनल डायरेक्शन बोल सकते हैं ऑफ करंट, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो करंट आपका दिखाया जा रहा है कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन एक्चुअली में चार्जेस आपके कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कौन से चार्जेस हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स flow in an opposite direction to conventional current, or you can say conventional current flows in an opposite direction to the flow of electrons. Clear? Okay. The function of the cell is to create potential difference
random motion of electrons, develop charges, or none of these? The function of the cell is to create potential difference. The potential of earth is positive potential, higher potential, zero potential, changes as per condition. क्या? जीरो पोटेंशियल, ठीक है, इट विल बी एट जीरो पोटेंशियल. भाई साहब आपका पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, आप झुलस जाएंगे फिर, ठीक है. अगर अर्थ में चार्जेस आ गए तो भाई साहब हम बर्न आउट हो जाएंगे, ठीक है. सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो पोटेंशियल. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज भाई साहब क्या क्या हो गए? डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकें. ऐसी सारी चीजें जिसको आप मेजर कर सकें उनको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, स्पीड कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कैन यू मेजर टाइम? यस डेफिनेटली, ठीक है. ओके, सो लव इज लव अ फिजिकल क्वांटिटी? नो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है. आपके इमोशंस कैन दे बी मेजर्ड? नो, ठीक है. आप जो फील कर रहे हैं, दुखी खुशी जो भी है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है. जिसको आप प्रॉपरली एक स्केल में मेजर कर सके, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका टेस्ट है 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा टेस्ट देने के लिए, ठीक है. तो वो आप मेजर कर पा रहे हैं, आपका ये टाइम चालू होता है, 1.5 घंटे तक आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा. सो दीज आर थिंग्स विच यू कैन मेजर, ठीक है. सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हाट क्वांटिटीज? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है. दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, आर इमोशंस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हम किन चीजों को मेजर करते हैं यूनिट्स में? ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम मेजर करते हैं. अभी तक हम किन किन चीजों को देख चुके हैं भाई साहब? आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होगा. क्या इस चार्ज को अपन मेजर करते हैं? यस, वी कैन मेजर दिस चार्ज. ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका एक रेट ऑफ फ्लो है. कैन यू मेजर दिस रेट ऑफ फ्लो? यस यू कैन, एंड दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है. वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं क्या? सो ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है. सो यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो आपके दो सिस्टम्स हैं, एक हो गया आपका मीटर किलोग्राम सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक हो गया आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस. लेकिन आप जो मेन सिस्टम को फॉलो करते हैं वो है एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है. ये एसआई सिस्टम ही है. एमकेएस ये एसआई सिस्टम एक ही है, ठीक है. दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है. जिस चीज को आप मीटर में मेजर करते हो एसआई में, उसी चीज को आप इसमें किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में. एम बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटर, ठीक है. इसी को आप किस में मेजर कर रहे हो? देखो सेंटीमीटर में. जिस चीज को आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, उसी चीज को आप यहाँ पे किस में मेजर कर रहे हो? ग्राम में. टाइम यहाँ पे भी सेकंड में मेजर होता है, यहाँ पे भी भाई साहब आपके सेकंड में ही मेजर होगा, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपलम? ओके ओके ओके. कूलम, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम. दिस वाज द साइंटिस्ट ऑन हुज नेम द चार्ज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम. टू लाइक पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे प्लस और प्लस, या माइनस, इक्वल मैग्नीट्यूड्स. ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है. तो प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर आपने वैक्यूम में प्लेस कर दिया इनको, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो लेट्स से ये दोनों भी आपके प्लस हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी आपके माइनस हैं. टू लाइक एंड इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. वैक्यूम मतलब होता है आपका एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है. डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, रिपेल ईच अदर. ये भाई साहब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है. ओके, तो जिस फोर्स से ये रिपेल करते हैं, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. समझ में आ रहा है? दो लाइक चार्जेस, ठीक है, व्हेन दे हैपन टू रिपेल ईच अदर इफ दे आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम. इतनी जल्दी हो गया? देख रहे हो भाई साहब, उनका हो गया. ढापा ढापी चलिए भाई साहब वहां पे आराम से. ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. सो ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम, ठीक है. तो ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम. तो ये सारे आपके इंग्रेडिएंट्स है भाई साहब, ठीक है. टू लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है. टू लाइक पॉइंट चार्जेस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर वैक्यूम में हमने प्लेस किया, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स. ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम. हम इनको भाई साहब एक, तो मतलब जब भी आपका दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स रिपेलिंग का हो, तब दोनों भी चार्जेस कितने के होंगे? 1 कूलम ईच, ठीक है. दैट इज हाउ यू डिफाइन कूलम. सो 1 कूलम इज बेसिकली अ चार्ज between two. If we are keeping two like charges of 1 coulomb each, then
they will create a repulsive force of 9 into 10 raised to 9 Newton if they are placed in vacuum. Okay, if two equal charges are kept in vacuum and they experience a repulsive force of 9 into 10 raised to 9 Newton, then definitely these charges have to be 1 coulomb each. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, that is how you define. So charge of an electron कितना होता है? देखो 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन कितना होगा? सेम. यहां पे हम जनरली इसको माइनस में लिखते हैं और जनरली प्रोटॉन का चार्ज हम प्लस में डालते हैं, लेकिन चार्ज सेम है. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E. ठीक है, Q इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अगर भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इंटू E. ठीक है, 5 इंटू E मतलब 5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, ऐसा हो जाएगा बस. ठीक है, क्लियर है. सो Q इज इक्वल टू N इंटू E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इज इक्वल टू Q बाई E. ठीक है. सो आपका भाई साहब यहां पे इसको लिख सकते हैं अपन क्या. ठीक है, देखो N इज इक्वल टू Q बाई E. तो अगर 1 कूलम का चार्ज है तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स से होगा भाई साहब? लेट्स से Q है आपका 1 कूलम और यहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1 कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू वुड रिक्वायर इज दिस मेनी नंबर. ठीक है, सो इसको हम दूसरे तरीके से 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं. एक तरीका क्या हो गया? 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन if two equal charges are kept in a vacuum and they are separated by a distance of 1 meter, and if they happen to experience a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, then these two charges each have a value of 1 coulomb. दूसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का? 1 coulomb is the total amount of charge that is produced by 0.625 into 10 raised to 19 electrons. ठीक है भाई साहब, देखो ये 10 raised to minus 19 है, ये ऊपर चला जाएगा. 1 upon 1.6 की वैल्यू इतनी है. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो 10 raised to 18 हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो व्हाट इज बेसिकली 1 कूलम? 1 कूलम का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? इफ टू इक्वल चार्जेस are kept in vacuum and they are separated by a distance of 1 meter, and if they happen to experience a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, then these two charges are each of 1 coulomb. Or we can say that the total amount of charge is 1 coulomb for 6.25 into 10 raised to 18 electrons. ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा. दैट इज समथिंग दैट वी कैन से. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? 1 कूलम का चार्ज क्या होगा? हाउ विल वी डिफाइन दिस? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया.